हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूँ। मेरे साथियों, आज भारतीय संविधान की क्लास में राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथियों, भारतीय संविधान का भाग 4 और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक का संबंध डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व से है। मेरे साथियों, डीपीएसपी आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। यदि हम बात करें मेरे साथियों, डीपीएसपी संविधान में क्या कर रहा है, इसका कार्य क्या है, तो मेरे साथियों डीपीएसपी का संविधान में नींव की तरह कार्य करता है। नींव मतलब समझ रहे हैं, बेस, फंडामेंटल आधार की तरह कार्य करता है। मेरे साथियों, यदि हम बात करें डीपीएसपी है क्या, तो डीपीएसपी संविधान निर्माताओं के द्वारा राज्य को दिए गए वे सकारात्मक निर्देश हैं जिनका पालन नीति निर्माण के दौरान किया जाना जरूरी है। अर्थात भारत सरकार कानून बनाती है या 28 राज्य की सरकार कानून बनाती है, ठीक है। अपने राज्य के लिए भारत सरकार पूरे देश के लिए कानून बनाती है, तो कानून बनाते समय जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में प्रावधान किया गया है, उस प्रावधान को देखते हुए ही कानून बनाएगी, ठीक है। क्योंकि डीपीएसपी का उद्देश्य है भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना। तो ध्यान में रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है कि किस भाग में या भारतीय संविधान के कहाँ भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने की बात कहा गया है। तो मेरे साथियों, वह कहा गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो आइए कुछ पॉइंट को लिख लेते हैं। भाग 4 का संबंध यदि हम पूछे तो क्या बताएंगे। भाग 4 का संबंध है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक का संबंध किससे बताएंगे आप, तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक का संबंध है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से है। और इसमें हमें कुल 16 अनुच्छेद को पढ़ना है, ठीक है मेरे साथियों। यदि हम स्रोत की बात करें कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो यह है आयरलैंड देश के संविधान से प्रेरित है। आइए अब जानते हैं कि डीपीएसपी है क्या, ठीक है। तो लिख लीजिएगा डीपीएसपी है क्या। डीपीएसपी संविधान निर्माताओं के द्वारा संविधान निर्माताओं के द्वारा निर्माताओं के द्वारा द्वारा राज्य को दिए गए वे सकारात्मक निर्देश हैं, वे सकारात्मक निर्देश हैं जिनका पालन राज्य नीति निर्माण के दौरान करेगा। तो मेरे साथियों, डीपीएसपी है क्या, तो डीपीएसपी राज्य को दिया गया वे सकारात्मक निर्देश देता है कि जब भी आप कानून बनाएंगे तो डीपीएसपी में जो अनुच्छेद है और जो अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है उस प्रावधान को देखते हुए ही आप नीति या कानून बनाएंगे,
यह ध्यान में रखिए, यह सरकार को निर्देश देता है। कौन? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्योंकि इसका उद्देश्य है भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना। तो उद्देश्य लिख लीजिएगा, उद्देश्य से प्रश्न बनता है, कई बार पूछा गया है। उद्देश्य लिखिएगा, भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना। ठीक है। तो यदि कोई आपसे पूछे कि डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है तो क्या बताएंगे? भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। मेरे साथियों, डीपीएसपी में 3 बार संशोधन किया गया है। पहला संशोधन है 42वां संविधान संशोधन, दूसरा संशोधन है 44वां संविधान संशोधन और तीसरा संविधान संशोधन है आपका 97वां संविधान संशोधन। और जब भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है तो संविधान में कुछ ऐड किया जाता है या समाप्त किया जाता है। तो 3 संशोधन के तहत कुछ अनुच्छेद जोड़े गए हैं। आइए उस अनुच्छेद को भी जान लेते हैं, क्योंकि कभी कभी प्रश्न यहाँ से भी पूछ लेता है। तो पहले हेडिंग बना लेते हैं। बाद में जोड़े गए डीपीएसपी, यह हमारा क्या है? हेडिंग है। तो पहला संशोधन किया गया था 42वां संविधान संशोधन। लिखिएगा, पहला संविधान संशोधन 42वां, और यह किस सन में किया गया था? तो 1976 में किया गया था। इसे मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है मेरे साथियों। और इस संविधान संशोधन के तहत डीपीएसपी में 39 क्लॉज एफ जोड़ा गया, 39 ए जोड़ा गया, 43 ए जोड़ा गया और 48 ए जोड़ा गया। ठीक है मेरे साथियों, दूसरा संविधान संशोधन था 44वां, और यह संविधान संशोधन किस सन में किया गया था? 1978 में। और इस संविधान संशोधन के तहत डीपीएसपी में 38 क्लॉज 2 जोड़ा गया था। ठीक है। और इसमें लास्ट संविधान संशोधन किया गया था 97वां यानी 97वां, और यह किस सन में किया गया था? 2011 में। मेरे साथियों, इस संविधान संशोधन के तहत आपका 43 बी जोड़ा गया था। ठीक है। तो कुछ संशोधन के तहत डीपीएसपी में अनुच्छेद को जोड़े गए थे। मेरे साथियों, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। मेरे साथियों, डीपीएसपी के बारे में कई महत्वपूर्ण कथन हैं। जैसे ग्रेनविल ऑस्टिन ने डीपीएसपी को संविधान का आत्मा कहा है, और बहुत सारे विचारक हैं जिसने डीपीएसपी के बारे में कुछ कथन दिए हैं। तो उस कथन को भी जान लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछता है। तो पहले हेडिंग बना लेते हैं। हेडिंग बनाइएगा, डीपीएसपी से संबंधित डीपीएसपी से संबंधित महत्वपूर्ण कथन। ठीक है। पहला इसमें कथन लिखिएगा, ग्रेनविल ऑस्टिन। मेरे साथियों, ग्रेनविल ऑस्टिन ने डीपीएसपी और मूल अधिकार को संविधान का आत्मा कहा है। आइए इसको लिख लेते हैं। डीपीएसपी और एफआर यानी मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, भारतीय संविधान का आत्मा है। भारतीय संविधान का
संविधान का आत्मा है। यह ध्यान में रखिएगा। यहाँ से प्रश्न पूछता है, कथन से पूछ लेगा कि डीपीएसपी के बारे में यह किसका कथन है, या यह कौन दिया है, यह कथन किसने दिया है। यहाँ से प्रश्न बनता है मेरे साथियों, हल्के में ना लीजिएगा इसको। नेक्स्ट देखिएगा, दूसरा, नसीरुद्दीन मेरे साथियों, नसीरुद्दीन ने डीपीएसपी को 9 वर्ष की शुभकामनाएं कहा है। अब देखिए कितना प्यारा प्रश्न बन सकता है कि किसने डीपीएसपी को 9 वर्ष की शुभकामनाएं कहा है। तो नसीरुद्दीन ने कहा है। आइए लिख लेते हैं, 9 वर्ष की शुभकामनाएं किसने कहा है। तो नसीरुद्दीन ने कहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट विचारक की तरफ। नेक्स्ट विचारक है हमारे के एम पडिक्कर। मेरे साथियों, के एम पडिक्कर ने डीपीएसपी के बारे में कहा है कि डीपीएसपी भारत में सामाजिक क्रांति लाने का कार्य करेगा। यह किसका कथन है। तो के एम पडिक्कर का कथन है। इसको भी लिख लीजिएगा। डीपीएसपी भारतीय समाज में क्रांति लाने का कार्य करेगा। क्रांति लाने का कार्य करेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट विचारक की तरफ, और नेक्स्ट विचारक है आइवर जेनिक्स। इनसे भी प्रश्न पूछता है। तो नेक्स्ट विचारक कौन है, चौथा, आइवर जेनिक्स। ठीक है। और इन्होंने डीपीएसपी को 2 कथन दिए हैं। पहला, डीपीएसपी को पवित्र इच्छाएं भी कहे हैं, और डीपीएसपी को फेबियन समाजवाद भी कहे हैं। किसने कहा है। आइवर जेनिक्स ने कहा है। तो आइए इसको भी लिख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण कथन है, 4, 5, 6 लिख लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न कभी ना कभी टकरा जाएगा ही, और पहले ग्रेनविल ऑस्टिन से ही टकराता है, इसलिए पहले लिखवा दिया हूँ। तो लिख लीजिएगा आइवर जेनिक्स का। इन्होंने क्या कहा है। तो इन्होंने 2 कथन दिए डीपीएसपी के बारे में। पहले, डीपीएसपी को पवित्र इच्छाएं कहे हैं, यह लिख लीजिएगा, पवित्र इच्छाएं। और दूसरा, फेबियन समाजवाद कहे हैं। और यह किसका कथन है। आइवर जेनिक्स का। अब चलते हैं नेक्स्ट कथन की तरफ। नेक्स्ट विचारक हैं हमारे केटी शाह। मेरे साथियों, केटी शाह ने डीपीएसपी के बारे में कहा है कि डीपीएसपी ऐसे चेक के भांति है जिसका भुगतान बैंक के इच्छा पर निर्भर करता है। एक बार ध्यान से सुनिएगा। केटी शाह ने डीपीएसपी के बारे में कहा है कि डीपीएसपी ऐसे चेक के भांति है जिसका भुगतान बैंक के इच्छा पर निर्भर करता है। और ऐसे ही मिलता जुलता क्रिप्स मिशन 1942 को गांधी जी का भी कथन एक है। तो कभी गड़बड़ मत करिएगा, ठीक है। यह डीपीएसपी के बारे में कथन दिए थे, कौन, केटी शाह ने। तो लिखिएगा, इंपॉर्टेंट कथन है मेरे साथियों। डीपीएसपी ऐसे चेक के भांति है, ऐसे चेक
के भांति है, जिसका भुगतान बैंक के इच्छा पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। एक लास्ट कथन जान लीजिएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। छठवां कथन बी आर अम्बेडकर मेरे साथियों, बी आर अम्बेडकर साहब जी ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की बात कर रहे हैं। डीपीएसपी के बारे में कहे हैं कि डीपीएसपी भारत में आर्थिक, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए जरूरी है। यह किसका कथन है? बी आर अम्बेडकर का। तो लिख लीजिएगा, डीपीएसपी भारत में आर्थिक, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए जरूरी है। तो मेरे साथियों, ये 6 महत्वपूर्ण कथन है, और ये 6 महत्वपूर्ण कथन यदि आपको याद हो गए तो लाइफ टाइम, जब तक आप पेपर देने लायक हैं, उम्र बचा है, ये 6 कथन से ही आपका प्रश्न बनेगा। इससे ज़्यादा कहीं प्रश्न बन नहीं सकता है। तो आइए एक बार मेरे साथ रिपीट करिए। पहला, ग्रेनेविल ऑस्टिन। मेरे साथियों, ग्रेनेविल ऑस्टिन ने डीपीएसपी और मूल अधिकार को भारतीय संविधान का आत्मा कहा है। नसीरुद्दीन ने डीपीएसपी को 9 वर्ष की शुभकामनाएं कहा है। के एम पडिक्कर डीपीएसपी को कहा है कि डीपीएसपी भारत में सामाजिक क्रांति लाने का कार्य करेगा। आइवर जेनिक्स ने डीपीएसपी के बारे में 2 कथन दिया है। पहला, पवित्र इच्छाएं, और दूसरा, फेबियन समाजवाद। मेरे साथियों, केटी शाह ने डीपीएसपी के बारे में कहा है कि डीपीएसपी एक ऐसा चेक के भांति है जिसका भुगतान बैंक के इच्छा पर निर्भर करता है। और लास्ट में देखिएगा, के एम पडिक्कर। मेरे साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने डीपीएसपी के बारे में कहा है कि डीपीएसपी भारत में आर्थिक, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए जरूरी है। तो यह मेरे साथियों कुछ महत्वपूर्ण कथन है। अब कथन भी देख लिए, संशोधन भी देख लिए, डीपीएसपी क्या होता है यह भी देख लिए। अब चलेंगे मेरे साथियों अनुच्छेद पे, लेकिन इसको पहले मिटा देते हैं। मेरे साथियों, डीपीएसपी का पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 36, और अनुच्छेद 36 में राज्य का परिभाषा है। मेरे साथियों, अनुच्छेद 12 में जो राज्य का परिभाषा है, वही परिभाषा अनुच्छेद 36 के लिए भी प्रयोग किया गया है। तो जब भी आप अनुच्छेद 36 पढ़ते होंगे, एक लाइन में पढ़ते होंगे बस, केवल क्या, सेम एज आर्टिकल 12, बस इतना लिखा गया है अनुच्छेद 36 के लिए। तो आइए हम लोग भी लिख लेते हैं अनुच्छेद 36, और इसमें है क्या, तो लिख लीजिएगा, सेम एज आर्टिकल 12। अर्थात हमारा कहने का ये मतलब है कि जो अनुच्छेद 12 में राज्य का परिभाषा है, वही परिभाषा एकदम कॉपी पेस्ट है
अनुच्छेद 36 के लिए भी। ठीक है, तो जो मेरे भाई, यदि आप राज्य का परिभाषा नहीं जानते हैं तो राज्य अनुच्छेद 12 एकदम डिटेल से पढ़ाए हैं, आप जाके देख लीजिएगा कि राज्य का परिभाषा क्या है। अब चलते हैं अनुच्छेद 37 की तरफ। अनुच्छेद मेरे साथियों 37 में कहता है, या आप कह सकते हैं कि प्रावधान है, कि डीपीएसपी राज्य के शासन में मूलभूत है, लेकिन ये अपरिवर्तनीय नहीं है, अर्थात इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। आइए इसको लिख लेते हैं, फिर इसे डिटेल से समझाऊंगा। अनुच्छेद 37 को यदि आप समझ लेते हैं तो पूरा अनुच्छेद चुटकी में आप समझ लेंगे। अनुच्छेद 37 मेरे साथियों सोच लीजिएगा कि पूरे शरीर का आत्मा है। ठीक है, इसको समझिए। अनुच्छेद 37 को क्या है लिखिए, देखिएगा और लिखिएगा भी। डीपीएसपी राज्य के शासन का मूलभूत है, लेकिन ये अपरिवर्तनीय है, लेकिन ये अपरिवर्तनीय है। आइए इसे हम डिटेल से समझते हैं। अनुच्छेद 37 मेरे साथियों में बोला हूं कि डीपीएसपी का आत्मा है। जैसे हमारे शरीर में यदि आत्मा निकल जाए ना तो इसका कोई मतलब नहीं है, वैसे ही यह है अनुच्छेद। क्या महत्व है एक लाइन का, आइए समझते हैं। डीपीएसपी राज्य के शासन का क्या है, मूलभूत है। मूलभूत समझिए पहले, मूलभूत होता क्या है। मूलभूत का मतलब होता है फंडामेंटल, या हम कह सकते हैं यह बेस है। क्या है, बेस है। और इसे इजी तरीके से समझना चाहते हैं तो इसे मान लीजिए आधार है, और इसे इजी तरीके से समझना चाहते हैं तो मान लीजिए यह नींव है। किसका नींव है, यह समझिए। नींव है, आधार है, बेस है, फंडामेंटल है। किसका फंडामेंटल है, किसका बेस है, किसका नींव है। तो मेरे साथियों आइए इस लाइन को एकदम अच्छे तरीके से पढ़िए। डीपीएसपी राज्य के शासन, यह शब्द को पकड़िए, राज्य के शासन में मूलभूत है और न्यायालय में अपरिवर्तनीय है। मतलब डीपीएसपी राज्य के शासन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतना महत्वपूर्ण है कि उसे नींव बना दिया गया है, आधार बना दिया गया है, बेस बना दिया गया, फंडामेंटल बना दिया गया है। अर्थात समझिए, यदि मैं कहूँ मेरे साथियों, दो एग्जाम्पल उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करते हैं। यह मान लीजिए आपका घर है, ठीक है, आपकी नौकरी लग गई, घर है, घर बनवा रहे हैं। तो यह मान लीजिए आप क्या बनवाएंगे, पहले घर बनाते हैं तो हम लोग क्या बनवाते हैं, नींव बनवाते हैं। या आप नींव बनवा दिए, ठीक है, मट्टी वट्टी डलवा दिए, पिलर डलवा दिए, अच्छे से एकदम नींव मजबूत कर लिए, बहुत ज़्यादा मजबूत कर लिए। इसके बाद क्या करते हैं कि आप घर बनवाते, ऐसे घर बनवाएंगे, ठीक है। यह फर्स्ट फ्लोर है, यह सेकेंड फ्लोर है, यह थर्ड फ्लोर है। यह आपका क्या है, घर है, यह घर है, यह नींव है, और यह आपका फर्स्ट फ्लोर है, यह है सेकेंड और यह है थर्ड। यदि मैं कहूँ मेरे साथियों कि यह बताइए कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो गया और सोच रहे हैं कि इस घर को मैं तोड़कर दूसरा घर बनवाऊं, तो मेरे साथियों कभी भी आप घर को तोड़ते हैं तो ये फर्स्ट फ्लोर को तोड़ देंगे, सेकेंड फ्लोर को तोड़ देंगे, थर्ड फ्लोर को तोड़ देंगे, लेकिन कभी आप नींव को हाथ नहीं लगाते हैं। नया जब घर बनता है तो नींव बहुत मजबूत रखा जाता है, नींव को बार बार छेड़छाड़ नहीं किया जाता है। यह आप भी देखे होंगे और देख के समझे भी होंगे कि हाँ सही सर कह रहे हैं। तो मेरे साथियों नींव जो है
बहुत मजबूत होता है, इसको बार बार छेड़छाड़ नहीं किया जाता है। यदि मैं बात करूं तो मेरे साथियों यह एक और है, और यह है क्या, डीपीएसपी, और यह है क्या, कानून। तो मेरे साथियों मैं कहूं कि डीपीएसपी नींव है, आधार है, और यह कानून क्या है, ऊपर वाला घर है। तो ध्यान में रखिएगा, कानून में छेड़छाड़ की जा सकती है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन डीपीएसपी में जल्दी संशोधन यानी छेड़छाड़ नहीं किया जाता है, इसमें इसको परिवर्तन जल्दी नहीं करते हैं। तो जब भी आप देखेंगे जो हमारे संविधान निर्माताओं ने जो 16 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक दिए हैं उसे ख़त्म नहीं किया जाता, भले उसे लागू ना करें। जैसे 16 अनुच्छेद जो हैं, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक पूरे अनुच्छेद पूरे देश में लागू नहीं हैं। कुछ ही ऐसे अनुच्छेद हैं जो पूरे देश में लागू हैं। जैसे अनुच्छेद 44 पूरे देश में लागू नहीं है, केवल 2 राज्य में लागू इस समय है वर्तमान में, एक तो गोवा, दूसरा है उत्तराखंड। तो वैसे ही कई सारे अनुच्छेद हैं जो कहीं कहीं लागू हैं, कहीं कहीं लागू नहीं है। मेरे साथियों इस अनुच्छेद में देखिएगा 2 उदाहरण दिया हूँ। डीपीएसपी राज्य के शासन में मूलभूत है, यानी फंडामेंटल है, बेस है, आधार है, नींव है। यानी नींव का मतलब यह है एक घर है, घर के ऊपर बना रहे हैं तो नींव में छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। वैसे ही डीपीएसपी भी पूरे भारत राज्य के शासन का क्या है, नींव है, इसमें भी छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। अर्थात क्या हम कह सकते हैं कि डीपीएसपी अपरिवर्तनीय है। यह घर का नींव है तो नींव पे छेड़छाड़ नहीं किया जाता है, जब छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो क्या है, अपरिवर्तनीय है। तो डीपीएसपी क्या है, अपरिवर्तनीय है। यानी हम नोट करके लिख सकते हैं एक बात कि डीपीएसपी वाद योग्य नहीं है। लिखिएगा, डीपीएसपी वाद योग्य नहीं है। यह लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। डीपीएसपी वाद योग्य है तो कहिएगा नहीं। मूल अधिकार वाद योग्य है तो बिल्कुल है। किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, लेकिन डीपीएसपी में जो अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है उस प्रावधान को लागू या फॉलो करवाने के लिए, ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो 2 यह डिफरेंट है, मूल अधिकार और डीपीएसपी में, यह ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद की तरफ। नेक्स्ट अनुच्छेद है मेरे साथियों अनुच्छेद 38, और 38 में 2 अनुच्छेद हैं। एक तो है अनुच्छेद 38 क्लॉज 1 और दूसरा है अनुच्छेद 38 क्लॉज 2। तो हम पहले देखेंगे अनुच्छेद 38 क्लॉज 1। मेरे साथियों अनुच्छेद 38 क्लॉज 1 में कहता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था स्थापित करना। यानी इसमें भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने की बात करता है। पहले आइए सेंटेंस लिख लेते हैं, तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। लिखिएगा, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था स्थापित करना। यानी मेरे साथियों इसमें अप्रत्यक्ष रूप से, यह ध्यान में रखिएगा, इसमें अप्रत्यक्ष रूप से कल्याणकारी बनाने की बात कहता है। तो लिख लीजिएगा, भारत को कल्याणकारी राज्य बनाना। यह कई बार अनुच्छेद यहाँ से पूछा गया है
कि किस अनुच्छेद के तहत भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने की बात कहा गया है। तो अनुच्छेद 38, ठीक है, यह ध्यान में रखिएगा मेरे साथियों। जो 38 क्लास 2 है, इसे संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। अभी हम लोग देखे भी हैं। और किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? 44वां संविधान संशोधन 1978। और 38 क्लास 2 में प्रावधान किया गया है आय की असमानता, अवसर की असमानता और प्रतिष्ठा की असमानता को कम करना। तो आइए इसको लिख लेते हैं कि अनुच्छेद 38 क्लास 2 में क्या प्रावधान किया गया है। तो लिखिएगा आय की असमानता, आय की असमानता, प्रतिष्ठा की असमानता, प्रतिष्ठा की असमानता, असमानता, अवसर की असमानता को, अवसर की असमानता को कम करना, कम करना। तो मेरे साथियों, अनुच्छेद 38 में दो हैं अनुच्छेद, 38 क्लास 1, 38 क्लास 2। 38 क्लास ए में क्या है? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था स्थापित करना। यानी अप्रत्यक्ष रूप से देखेंगे तो यहाँ पे भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने की बात करता है। 38 क्लास 2 में क्या है? आय की असमानता, अवसर की असमानता और प्रतिष्ठा की असमानता को कम करना। यानी आय मतलब पैसा को, पैसा यह नहीं कि किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जाए, किसी के पास बहुत कम पैसा हो, ऐसा भी नहीं है, उसको कम करने की बात करता है। प्रतिष्ठा यह नहीं है कि मैं किसी को बहुत ज़्यादा मानूं और किसी को जूती की नोक पे रखूं, यह भी कम करने की बात करता है। और अवसर की समानता, यह नहीं है कि किसी को मैं खूब अवसर दूं और मैं किसी को अवसर ही नहीं दूं, तो उसकी कम करने की बात किस अनुच्छेद में करता है? अनुच्छेद 38 क्लास 2 में करता है। अब चलते हैं मेरे साथियों अनुच्छेद 39 की तरफ। और अनुच्छेद 39 में मेरे साथियों 6 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 6। 39 क्लॉज ए है, क्लॉज बी है, क्लॉज सी है, क्लॉज डी है, क्लॉज ई है, क्लॉज एफ है। एफ जो है उसे मेरे साथियों 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। 5 मूल संविधान में थे। तो आइए एक एक करके लिखते हैं। अनुच्छेद 39 क्लॉज ए, मेरे साथियों इसमें क्या है? अनुच्छेद 39 क्लॉज ए में क्या प्रावधान है? तो मेरे साथियों इसमें कहा गया है कि स्त्री हो या पुरुष, राज्य आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराएगा। आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराएगा, अर्थात कहने का मतलब यह है कि आप भूखे नहीं मरें, आप अपना कैसे भी रोजगार करें, ठेला लाकर केला बेचें, मूंगफली बेचें, पकौड़ी छानें, आप, हमें कुछ नहीं मतलब है, आप कुछ भी करिए। आपको यदि कोई स्किल है तो आपको मैं पैसा दे दूंगा और आप आज अपने भूख से ना मरें। आजीविका मतलब जीवन चलाने के लिए आप अपने कुछ रोजगार कर लें, उसके लिए व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 39 ए के तहत। तो स्त्री हो या पुरुष, आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने की बात किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 39 ए में। आइए लिख लेते हैं। स्त्री और पुरुष को, स्त्री और पुरुष को, पुरुष को आजीविका के, आजीविका मतलब आप भूख से मरे नहीं,
आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना, पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना। अब सोचिए कि यदि किसी को भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं करा रही है तो क्या वह न्यायालय में जा सकता है? नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है डीपीएसपी राज्य के शासन में मूलभूत है लेकिन न्यायालय में अपरिवर्तनीय है, न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं मेरे साथियों। इसीलिए मैं बोला हूँ कि अनुच्छेद 37 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आजीविका का मतलब होता है कि यदि आपको सरकारी नौकरी नहीं मिली और आपके पास कुछ हुनर है, जैसे आप ब्यूटी पार्लर अच्छा जानते हैं, क्रिकेट अच्छा खेलने जानते हैं, बाल काटना अच्छा जानते हैं, पढ़ाना अच्छा जानते हैं, ठीक है, और डिजिटल बोर्ड लेना चाहते हैं, तो आप लोन लेके, एजुकेशन लोन लेके आप अपना काम करवा सकते हैं। एजुकेशन लोन में जो आपका परसेंटेज होता है वह कम लगता है। तो बहुत सारे ऐसे सरकार स्कीम निकालती है जिसके तहत लाभ मिलता है। ठीक है, अब चलते हैं 39 क्लॉज बी की तरफ। मेरे साथियों, 39 क्लॉज बी में कहता है कि देश के संसाधनों का जनहित में प्रयोग करना, यानी भारत के जितने संसाधन हैं उसे जनहित, पूरी जनता के लिए प्रयोग किया जाएगा। यह बात किस अनुच्छेद में है? तो 39 क्लॉज बी में है। तो लिखिएगा, देश के संसाधनों का जनहित में प्रयोग करना, जनहित में प्रयोग करना। ठीक है मेरे साथियों, नेक्स्ट अनुच्छेद की यदि हम बात करें तो है 39 क्लॉज सी, और इसमें कहता है कि धन और उत्पादन के साधनों को केंद्रीयकरण होने से रोकना। मतलब जो भी धन है और जो भी देश के उत्पादन हो रहे हैं वह किसी एक व्यक्ति के हाथों में न रह जाए, उसको रोकने का कार्य किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 39 क्लॉज सी के तहत। तो आइए लिख लेते हैं, धन और उत्पादन के साधनों को केंद्रीयकरण होने से रोकना, केंद्रीयकरण होने से रोकना। यानी आप कह सकते हैं कि यह नहीं है कि आप लोग के पास 100 रुपया हो, मेरे पास एक भी रुपया नहीं हो, आपके पास 1 करोड़ रुपया हो, मेरे पास एक भी रुपया नहीं हो, और हम लोग दोनों समकक्ष हैं, दोनों का जो स्किल है वह एक है, ये ऐसा नहीं हो सकता है। तो सरकार बहुत ध्यान रखती है कि जो धन है वह एक आदमी के हाथों में नहीं है, वह सबके हाथों में रहे। ठीक है, तभी जाके अनुच्छेद 39 सी पूरा होगा। तो यह सरकार भी ध्यान रखती है। जैसे अंबानी जी कितना भी कमाते होंगे उसमें से 1% अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर खर्च करते होंगे। यह स्कीम है, यह योजना है, सरकार का नियम है कि जो भी व्यक्ति जो ऐसे बहुत ज़्यादा दौलत वाला है, ठीक है, एक ट्रिलियन में कमा रहा है, बिलियन में उसके पास पैसा है, तो उसका 1% अपने कर्मचारियों को लिए रखेगा। ठीक है, ध्यान में रखिए मेरे साथियों यह बात को। अब चलते हैं 39 क्लॉज डी की तरफ। 39 क्लॉज डी में प्रावधान किया गया है, स्त्री हो या पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। मैं लड़का हूँ, आप लड़की हैं, तो ऐसा नहीं है। यदि हम 8 घंटा कार्य कर रहे हैं, आप भी 8 घंटा कार्य कर रही हैं, तो यदि 8 घंटे का कार्य का
डेली का 500 रुपया है तो मुझे भी 500 मिलेगा और आपको भी 500 रुपया मिलना चाहिए और मिलेगा भी। यह किस अनुच्छेद के तहत है? 39 क्लॉज डी में लिखा गया है। तो आइए लिख लेते हैं। स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन देना। नेक्स्ट अनुच्छेद की तरफ चलते हैं। 39 क्लॉज ई। मेरे साथियों 39 क्लॉज ई में प्रावधान किया गया है कि राज्य अपने नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करेगा। किस अनुच्छेद में दिया गया है? 39 क्लॉज ई में। तो लिखिएगा, नागरिकों की स्वास्थ्य की रक्षा करना। एक लास्ट इसमें अनुच्छेद है जिसे बाद में जोड़ा गया था, 39 क्लॉज एफ। और मेरे साथियों इसे जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के तहत। और 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 1976 में किया गया। इसमें क्या है, क्या प्रावधान किया गया है? तो मेरे साथियों अनुच्छेद 39 क्लॉज एफ में प्रावधान किया गया है कि बच्चों, किशोरों और युवाओं को शोषण से बचाना। और यह किसकी जिम्मेदारी है? राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तो आइए लिख लेते हैं, बच्चों, किशोरों और युवाओं को शोषण से बचाना। यह किस अनुच्छेद में है? तो 39 क्लॉज एफ में है। यह 39 में 6 अनुच्छेद थे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं 39 अनुच्छेद 39 ए। मेरे साथियों एक बात को ध्यान में रखिएगा, जो क्लास में होते हैं उसकी काउंटिंग अनुच्छेद में नहीं किया जाता है, यह इसके अंडर में ही माने जाएंगे। जैसे मैं मेरे पिताजी के 2 पुत्र हैं। मैं हूँ, एक मेरा बड़ा भाई है, ठीक है, लेकिन मेरे भाई का एक पुत्री है। तो हमारे पिताजी के 2 पुत्र हैं और मेरे भाई के एक बेटी है। तो मेरा भाई स्वतंत्र है, उसके कई पुत्र हो सकते हैं, लेकिन मेरे पिताजी के कितने पुत्र हैं? 2। ये ध्यान में रखिएगा। तो यह पिताजी हैं, यह उनके बेटे हैं, ठीक है, और बड़ा बेटा का एक पुत्री भी है, ठीक है। अब चलते हैं, देखते हैं 39 ए में क्या है। मेरे साथियों इसे बाद में जोड़ा गया है। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। तो अभी इधर भी देखे हैं। अच्छा, इसको ध्यान में रखिएगा, ये 44वां नहीं है, 42वां है, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। मेरे साथियों अनुच्छेद 39 ए में कहता है समान न्याय, निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना। इसको डिटेल से समझेंगे, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है, पहले लिख लीजिएगा, फिर इसे समझने का प्रयास करेंगे। समान न्याय, निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना। इसको समझिए, समान न्याय, निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना। एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये एक है, ठीक है, और एक ये है, ठीक है।
और यह बनाने का मतलब यह है कि यह क्या है, गर्ल है, यह क्या है, बॉय है। ठीक है, आसानी से समझिए। ये आप हैं, थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, ठीक है, कुरकुरे वाले। और यह आपकी गर्लफ्रेंड है, यानी बीवी मान लीजिए, गर्लफ्रेंड है भाई। कल 14 फरवरी है, एकदम एंजॉय से समझिए। यह आपकी गर्लफ्रेंड है, गर्ल है, और ये आप हैं। ठीक, आप लोगों में प्यार है, प्यार से एकदम रह रहे हैं। एक दिन क्या हुआ कि आप दोनों लोग में झगड़ा हो गया, भयंकर लड़ाई, तराइन का चौथा युद्ध हो गया। और आप लोग एकदम आमने सामने से लड़ रहे हैं, या नहीं कि फ़ोन से बात करके लड़ रहे हैं। और आपका एकदम गुस्सा एकदम पावर हाई हो गया, जैसे एकदम एकदम गर्म हो गए। और ऐसे मुक्का करके अपने गर्लफ्रेंड की पीठ पे धम 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 4 मुक्का मारे। आपकी गर्लफ्रेंड हो गई बेहोश। आईसीयू में 1 हफ्ता के बाद उसका आँख खुला और कही कि मैं कहाँ हूँ। तो कहें, उसके पिताजी कहें कि बेटा तू तो आईसीयू में है। अब कोई कि मेरे आई हेट यू, अपने गर्लफ्रेंड को, अब ये आपकी जो गर्लफ्रेंड कह रही कि आई हेट यू, मुझसे वो प्यार नहीं करता है, मुझे क्यों मारा है, ऐसे। और वो आप पे कर दी एफआईआर, आप हो गए गिरफ्तार। गिरफ्तार जब होते हैं तो आपको न्यायालय में पेश किया जाएगा। मेरे साथियों, जब न्यायालय में पेश किया जाएगा तो एक कंडीशन होता है। कंडीशन क्या है, आइए जानते हैं। जो पिटाया होता है, यानी पीड़ित जो होता है, उसे मिलता है सरकारी वकील। क्या मिलता है, सरकारी वकील मिलता है। और जो मारा होता है उसे मिलता है, यह खुद ही प्राइवेट वकील करता है, प्राइवेट वकील करता है। प्राइवेट वकील एक बार में 2000 2 लाख रुपया मांगेगा। सरकारी वकील 0 बैलेंस पे कार्य करेगा। अब बताइए, समान न्याय हुआ कि नहीं हुआ। मारने वाला बड़ा होता है और पिटाने वाला कमज़ोर होता है। तो जो कमज़ोर है उसे सरकारी वकील मिलेगा, जो स्ट्रांग है, मजबूत है, उसे पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा क्या है, समान न्याय, निःशुल्क कानूनी सहायता। अब बताइए, क्या लड़की को पैसा देना पड़ा, नहीं देना पड़ा। यह 0 रुपया में अपना केस लड़ सकती है और आपको मोटी रकम देना पड़ेगा अपना केस लड़ने के लिए। तो मेरे साथियों, अनुच्छेद 39 में समान न्याय निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान है। अब चलते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद की तरफ, लेकिन इससे पहले मिटा देते हैं। तो मेरे साथियों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। हम कल अनुच्छेद 40 से लेकर 51 तक में क्या क्या प्रावधान किया गया है, उन सभी प्रावधानों को देखेंगे। तो मेरे साथियों, आज जो डीपीएसपी पढ़े हैं वह कैसा लगा है आपको। यदि अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और जो मेरे मित्र अभी इस चैनल पे नए हैं, यार सब्सक्राइब भी तो कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डीपीएसपी का दूसरा पार्ट लेकर। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।